हेलो गाइस, दिस इज़ विकास। आई वेलकम यू ऑल टू जीएस एग्जाम्स क्रैकर। देखिए, आज के इस लेक्चर में हम कवर कराएंगे सीडीएस का जो पेपर हुआ था सितंबर 2023 में। तो उसकी ये सेकंड वीडियो है। फर्स्ट मैंने 1 से 25 क्वेश्चन तक कवर करा दिए हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखे तो एक बार देख लें। अब आज के इस लेक्चर में हम उससे आगे देखेंगे, ठीक है भाई। तो अपना टाइम ना वेस्ट करते हुए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि और जो वीडियोज़ आएंगे, जो PYQs के मैं लेक्चर्स लूँगा, वो सब आप तक पहुंच जाए, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा ये लेक्चर, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हिंदी वाले भी भाई, ठीक है। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, 25 क्वेश्चन तक मैंने करा दिए हैं, 1 से 25। तो अब आपको 25 से आगे अब हम देखते हैं, वो मैं करा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं 25वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म इज़ फॉर्म्ड बाय विंड इरोजन। देखिए, विंड इरोजन होता है, विंड इरोजन की वजह से जो लैंड फॉर्म बनती है उसे बोलते हैं हम जूजन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, 26 क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप इज़ नॉट कल्टिवेटेड अंडर द ड्राई लैंड फार्मिंग। कौन सी क्रॉप है इनमें से जो ड्राई लैंड फार्मिंग के अंडर कल्टिवेट नहीं होती है। तो सबसे ज़्यादा पानी किसको चाहिए होता है क्रॉप को? शुगर कैन को सबसे ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है शुगर कैन के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका आंसर है आंसर सी, शुगर केन, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म ऑफ सेटलमेंट डेवलप्ड अराउंड अ लेक। लेक के चारों तरफ कौन सा सेटलमेंट डेवलपमेंट होता है? एक सेटलमेंट लेक है ये, और लेक के अराउंड जो सेटलमेंट डेवलपमेंट होता है सर्कुलर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ये हिंदी वालों के लिए। क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? हाउ कैन रिसोर्सेज बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, उनका वर्गीकरण कैसे किया जाता है? बायोटिक और एबायोटिक फॉर्म में। तो इसका आंसर है ए, बायोटिक और एबायोटिक। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में इसकी लोकेशन है भाई, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में पड़ता है ये। और इन्होंने कहा भी हुआ है फॉलोइंग इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ अफ्रीका। देखिए, आपको 7 जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, एशिया में, साउथ अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, यूरोप में, उनकी हाईएस्ट जो पीक्स हैं वो एक बार ध्यान रखें। थोड़ा कई बार पूछ लेता है सीडीएस में ये, तो ये भी पूछ रखा है। देखिए, 2023 के पेपर में पूछ रखा है, सितंबर वाले में, सेट ए है ये, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी का क्वेश्चन है ये। कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन करने के लिए, मतलब मनी सप्लाई को कम करने के लिए कैसे स्टेप लेता है जो आरबीआई होता है, गवर्नमेंट होती है, कैसे स्टेप लेता है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्शन बाय द गवर्नमेंट वुड लीड टू कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मनी सप्लाई को कम करना, और मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो क्या होगा इसमें? इसका जो स्टेटमेंट 2 है, सेल्स ऑफ द ट्रेजरी बिल। देखो, अगर सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल, स्टेटमेंट 2 क्या कह रही है? सेल्स ऑफ ट्रेजरी बिल बाय द सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक ट्रेजरी बिल बेचेगी तो क्या होगा? पैसे को अपने पास ले लेगी जब वो ट्रेजरी बिल बेचेगी तो, ठीक है। तीसरी स्टेटमेंट कहती है सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज बाय द एक्सटर्नल बैंक। फॉरेन एक्सचेंज के कारण भी कॉन्ट्रैक्शन होता है मनी का। तो इसका आंसर है सी, 2 एंड 3। ठीक है भाई। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये है कि मनी सप्लाई को कम कर देता है बैंक, जो आरबीआई सेंट्रल बैंक है जो इंडिया का, वो मनी सप्लाई को कम कर देता है। इन्फ्लेशन हो जाती है तो ये स्टेप्स लेते हैं कई बार आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 31। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी की डेफिनेशन में कौन कौन से आते हैं? नैरो मनी और ब्रॉड मनी। M1 M2 नैरो मनी होती हैं, M3 और M4 ब्रॉड मनी होती हैं। M4 ध्यान रखना है आपको, M1 M2 नैरो मनी है, M3 और M4 ब्रॉड मनी है। तो ये कहना चाहता, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ नैरो मनी। नैरो मनी की डेफिनेशन में क्या है कि एक टेबल है, वो आप याद कर लेना, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट जो है, करेंसी विद पब्लिक, ये स्टेटमेंट।
स्टेटमेंट 2 कह रहा है कि डिमांड डिपॉजिट्स ही होते हैं नैरो मनी में, और अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक के पास अदर जो डिपॉजिट्स होते हैं वो भी इसी के अंदर आते हैं, नैरो मनी के अंदर। तो इसकी जो स्टेटमेंट 1 2 3 सही है, तो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। बैंक, अब चौथी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। बैंकर्स डिपॉजिट विद आरबीआई, आरबीआई के पास बैंकर्स का कोई डिपॉजिट नहीं होता, उसे हम उसमें काउंट नहीं करते नैरो मनी में। ठीक है, नैरो मनी में सिर्फ स्टेटमेंट 1 करेंसी विद पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स और अदर डिपॉजिट्स विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं फटाफट से। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ और डेप्रिशिएशन ऑफ करेंसी। अगर करेंसी का डिवैल्यूएशन हो जाए, डेप्रिशिएशन हो जाए, तो उसके इफेक्ट क्या रहते हैं? तो इफेक्ट में इसकी स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3। स्टेटमेंट 2 देखिए, इट लीड्स टू इंक्रीज इन द एक्सपोर्ट एंड डिक्रीज इन इम्पोर्ट। देखो जब हमारी करेंसी का डेप्रिशिएशन होगा तो हमारा इम्पोर्ट तो डिक्रीज हो जाएगा ना, हमें चीज़ महंगी पड़ेगी जब हम कहीं से ख़रीदेंगे तो। लेकिन हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा क्योंकि बाहर वालों को, फ़ॉरेन को हमारी जो गुड्स हैं, हमारे जो गुड्स हैं वो सस्ते पड़ेंगे, तो हमारा एक्सपोर्ट इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा इम्पोर्ट डिक्रीज़ हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट देख लेते हैं, इट लीड्स टू इंक्रीज इन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन। डोमेस्टिक इन्फ्लेशन तो इंक्रीज हो गई उससे। तो इसकी स्टेटमेंट 2 और 3 सही है और ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस is not subsumed under the goods and service tax in India? Which one of the following tax is not subsumed under goods and service tax in India? कौन सा टैक्स इसमें गुड्स एंड सर्विस टैक्स में नहीं आता? तो टैक्स ऑन पेट्रोलियम, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी के अंदर नहीं आते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि विच फॉलोइंग डायग्राम शोन है पेंडुलम। पेंडुलम है एट डिफरेंट पोजीशंस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू? तो इसमें जो स्टेटमेंट थर्ड है इसकी, द पेंडुलम हैज़ मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजीशन आर। जो मीन पोजीशन होती है ये वाली, इस पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है और मिनिमम डिस्टेंस होता है ग्राउंड से। तो यहाँ पे जो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है, तो मीन पोजीशन है, ध्यान रखनी है आपको, मीन पोजीशन पे मैक्सिमम वेलोसिटी होती है, लेकिन डिस्टेंस होता है जो ग्राउंड से वो मिनिमम होता है सबसे, तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। तो इसका ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35। 35 में क्या कह रहा है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडिया इज़ द स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम? मैक्सिमम स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होता है? स्टेनलेस स्टील में। स्पीड की स्टेनलेस स्पीड, इसका आंसर है बी। जो ऑप्शन है बी इज़ द राइट आंसर। जो स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम किस में होती है? सॉलिड में, फिर लिक्विड में और फिर गैस में। ठीक है, पहले सॉलिड में, लिक्विड में और देन गैस में जो स्पीड ऑफ साउंड होती है, सबसे इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी भाई। A charged particle moves through a magnetic field B with a velocity v. Which one of the following statement is true for the force experienced by the particle? तो इसका जो राइट आंसर है F इज़ द मैक्सिमम व्हेन V एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब V और B दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो फोर्स क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो इसका राइट आंसर सी, नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 देख लेते हैं। Which one of the following is the correct? Which one of the following is the correct relation between Celsius and Fahrenheit temperature? सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर की जो रिलेशन है, ठीक है, वो टेम्परेचर स्केल जो है उसका रिलेशन देखते हैं हम। तो इसकी जो राइट आंसर है वो है डी। TF इज इक्वल टू 9/5 TC + 32। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट रिलेशन बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट टेम्परेचर स्केल्स, का रिलेशन निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है डी है, ऑप्शन डी। TF इज इक्वल टू 9/5 TC + 32।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द ट्रेवल ऑफ लाइट बीम फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। अगर रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है लाइट बीम तो क्या होगा? लाइट लाइट बीम ट्रेवलिंग फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंस मीडियम स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी वो लाइट, ठीक है। उसकी स्पीड क्या होगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्लो डाउन एंड बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इसका ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, 38 का राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू द फिजिकल एंड केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। फिजिकल और केमिकल चेंज किस में होता है? बर्निंग ऑफ कैंडल, कैंडल में जो कैंडल बर्न करती है तो उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के लिए कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है? तो डायमंड इज हार्ड बट ग्रेफाइट इज स्मूथ एंड स्लीपरी। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर इसका। डायमंड हार्ड होता है और ग्रेफाइट स्मूथ होता है एंड स्लीपरी होता है। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं नेक्स्ट, 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है इनमें से जो सब्सटेंस दे रखे हैं? तो शुगर एक कंपाउंड है, ठीक है। मीनिंग कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो ये होता है शुगर, ये जॉइनिंग होता है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एंड केमिकली जॉइन टुगेदर। कंपाउंड क्या होता है? कंपाउंड भाई जैसे टू और मोर जो होते हैं ना एलिमेंट, वो जॉइन करते हैं आपस में केमिकली। तो इसमें जो शुगर में होता है फॉर्म जॉइनिंग कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली जॉइन हो गए होते हैं एक साथ। तो जो कंपाउंड होता है, सब्सटेंस इज ए कंपाउंड। विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ए कंपाउंड। कंपाउंड कौन सा है? शुगर। आंसर का है ऑप्शन ए शुगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ नेचुरली अक्रिंग एलिमेंट। तो नेचुरली अक्रिंग जो एलिमेंट होते हैं वो 94 है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट। तो स्टेटमेंट रिगार्डिंग एसिड्स इज नॉट करेक्ट। ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड पेस्ट। तो ये इसकी जो स्टेटमेंट है सही है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि इन्होंने नॉट पूछा है ना, रिगार्डिंग एसिड इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है एसिड के संबंध में। तो इसका है ऑक्जेलिक एसिड इज फाउंड इन टैमरिंड पेस्ट, ये सही है भाई इसकी स्टेटमेंट। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। तो देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शंस। ऑर्गेनल्स और उनके फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। माइट्रोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस एक बार और देख लो। माइट्रोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन, क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, राइबोसोम्स ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। सेल वॉल एब्सेंट किस में होता है? टैप वॉर्म में सेल वॉल नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन होती है इसमें, जो वो मोर फ्लेक्सिबल होती है टैप वॉर्म में। तो इसका राइट आंसर है डी, टैप वॉर्म। क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं। वाट वाटर गोज अप थ्रो जाइलम वेसल इन टॉल ट्रीज। द प्रोसेस इन प्लांट्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड दैट हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है डी, रेस्पिरेशन एंड एडेशन। ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट
एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन एन इकोसिस्टम. Which one of the following statement correctly describe the direction of flow of energy, nutrient in an ecosystem? तो एनर्जी का फ्लो होता है, न्यूट्रिएंट का फ्लो होता है सिस्टम में, वो कैसा होता है? बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर साइक्लिक. साइक्लिक होता है, साइक्लिक बोथ. जो इसका करेक्ट आंसर है वो है डी, बोथ एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट फ्लो आर साइक्लिक. ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. वैसे साइक्लिक और यूनिडायरेक्शनल में एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल भी होता है, न्यूट्रिएंट फ्लो इन यूनिडायरेक्शनल. यूनिडायरेक्शनल होते हैं ये, आई थिंक. ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर. ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सेप्रोफाइट्स? देखिए सेप्रोफाइट का एग्जांपल है राइजोपस. सेप्रोफाइट्स, सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स डेड डिकम्पोज्ड जो मैटर, ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर डिपेंड करते हैं जो. ठीक है, सेप्रोफाइट्स जो डेड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर होता है उस पर डिपेंड करते हैं. तो इसका एग्जांपल है राइजोपस. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं 49. क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है इन ओव्यूल्स of angiosperm which one of the following is not a haploid cell? तो इसका एग्जाम जो है, इसका राइट आंसर है ए. नॉट पूछा है ना, नॉट हैप्लॉइड सेल, तो इसका आंसर है न्यूक्लियस. इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन हैप्लॉइड सेल, तो इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस. तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, न्यूक्लियस. न्यूक्लियस नॉट पूछा है इसमें, ये बात ध्यान रखना. एग्जाम में नॉट पूछ लेगा, कई बार आपको ध्यान नहीं रहता है, सही पे आप लगा देते हैं, टिक कर देते हैं, तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं. नॉट को एक बार फोकस कर लें नॉट पे कि नॉट पूछा है नहीं. क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है? अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स एसोसिएटेड विद शिवाजी इन क्रोनोलॉजी. शिवाजी से रिलेटेड हैं जो इवेंट्स, क्रोनोलॉजी में हमें वो अरेंज करने. तो पहला जो इवेंट हुआ था कैप्चर ऑफ तोरना, दूसरा हुआ था एनेक्सेशन ऑफ जावली, और तीसरा जो हुआ था अटैक ऑन अफजल खान, क्रोनोलॉजी की फॉर्म में हम लगा रहे हैं, और फोर्थ जो हुआ था अटैक ऑन शाइस्ता खान. तो ये इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. ठीक है भाई, तो आज के इस लेक्चर में हमने 25 से 50 क्वेश्चन कवर करा दिए हैं. अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा मैं आगे कवर कराएंगे. तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो ताकि और लोगों का भी फ़ायदा हो सके. ठीक है भाई, और अभी इस पर PYQs आएंगे, CDS और CAPF जो UPSC कंडक्ट कराता है, और सिविल सर्विसेज के भी मैं डालूँगा. ठीक है, PYQs की सीरीज़ लेके आ रहा हूँ, और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो बच्चे 2024 का एग्ज़ाम दे रहे हैं CDS का, CAPF का, उनके लिए ये सीरीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है. ठीक है, तो चलिए लेक्चर को समाप्त करते हैं यहीं पे. चलो, जय हिंद.